नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस पर्व की जो हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मनाया जाए, यानी कि वहां तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, उसके लिए मतदान एक ही चरण में 9 नवंबर को होगा। 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी। गुजरात के चुनाव की तारीखों के ऐलान करने पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन उसका ऐलान नहीं हो सका। बताया जा रहा है कुछ वहां पे अभी जो सिस्टम है उसे दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन ये मान सकते हैं कि शायद 18 दिसंबर को ही वहां भी काउंटिंग होगी। चलिए, तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में सियासी हलचल भी शुरू हो चुकी है, खासकर हिमाचल प्रदेश को लेकर के। यूं तो कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ टाइम से जैसे ही तारीखों के ऐलान का इंतजार होता है, सियासी हलचलें मचना शुरू हो जाती हैं। वहां पे राहुल गांधी, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही अपनी अपनी सभाएं कर चुके हैं। चले हम पूरी स्थिति आपको अवगत कराएंगे। 68 सदस्य विधानसभा में क्या पोजीशन है। अभी वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, वहां पे 36 सीटें हैं। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, 26 भाजपा के पास में है, 6 अदर्स के पास में है। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वीरभद्र सिंह ही हमारा चेहरा होंगे, यानी कि तय कर चुके हैं कांग्रेस है कि वीरभद्र सिंह, चाहे उन पे तमाम आरोप लगे हों, लेकिन कांग्रेस सब चीजों को खारिज करते हुए उन्हीं पर दांव खेलेगी। हमारे साथ ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव अरोड़ा साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, भाजपा के सीनियर लीडर शील दवाई जी हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस एक बार फिर वीरभद्र सिंह का नाम अनाउंस कर चुकी है। राहुल गांधी ट्वीट करके इस बात के लिए कह चुके हैं, बिना किसी रिएक्शन के। वो साफ कहा कि हमारे लिए वीरभद्र सिंह हैं और उन्हीं के उस पर खेलेंगे, और मिशन 45 लेकर के हम ये चुनाव में उतरेंगे। 35 मेरे ख्याल में मैजिक नंबर है वहां पे, और 45 आप लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। देखिए, वीरभद्र सिंह जी बहुत ही सीनियर, बहुत ही सीजन्ड नेता है। उनकी व्यापक स्वीकृति है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। लंबे समय तक वो पूर्व के अंदर भी काम कर चुके हैं। बहुत योग्य, पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार एक इस देश के एक मजबूत राजनेता के रूप में मैं उनको मानता हूं, क्योंकि इतने अनुभवी कम मुख्यमंत्री शायद अब बचे हैं इस देश के अंदर। तो वीरभद्र सिंह अगर आज की तारीख में नेतृत्व करने को तैयार हैं और अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा निर्णय है और उसका फायदा आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से विच हंट जिसे कहते हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और जिस तरीके से उनको घेरा गया, मेरे ख्याल से उसका भी एक जवाब है, क्योंकि वहां की जो जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता, इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है और जान रही है कि क्यों वहां के बड़े नेताओं को किसी तरीके से उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो मेरे ख्याल से उसका एक सही जवाब दिया है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने निश्चय करके कि वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। शील जी, बीजेपी ने अभी तक कोई फेस तैयार नहीं किया है, क्या होगा माफ करिएगा, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि चेहरा कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री पे दाव खेलेंगे, जेपी नड्डा होंगे या दूसरे कोई लोग होंगे। खैर, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन वीरभद्र सिंह पे आरोप लगाए गए, बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बनाया, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ने कहा है कि हमारे लिए हमारा नेता जो मैदान में है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं पे हम ये दाव खेलेंगे। और उन पे जो आरोप लगे थे या जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, वो बायस्ड कार्रवाई थी। देखिए, जो वीरभद्र सिंह जी को इन्होंने घोषणा की है, ये बीजेपी के लिए तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि जिस तरह से जनता में जो मैसेज है, जिस तरह से उन पर आरोप लगे, उनके परिवार वालों पर भी लगे, तो एक जनता में ऐसा माहौल था कि ये जो भ्रष्टाचार की एक जो श्रृंखला केंद्र से चली थी, वो वहां पर भी जाके पहुंची हुई थी। तो ये मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, तो ये पार्टी में रहेगा ही रहेगा। और इस बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो देश के लिए, हर वर्ग के लिए एक कटिबद्ध है और जो घोषणा की है उन्होंने, उस घोषणाओं को पूरा करने के तहत ही हिमाचल में भी बहुत
बहुत सारी सरकार की तरफ से वहां पर योजनाएं लागू हुई हैं और वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। लोगों को एक विश्वास, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पिछली बार भी यही हुआ था कि हमारा जो भी चुनाव था वो प्रधानमंत्री का फेस लेकर चुनाव जो हुए हैं राज्यों में, तो अब भी जो फेस है जो हमारा प्रधानमंत्री का है, ये जरूरी नहीं है। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके भी देखा, लेकिन रिजल्ट नहीं आए। और ऐसा भी देखा जब यूपी में हमने फेस को घोषणा नहीं की, किसी फेस पर चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लेकर हमने चुनाव लड़ा, तो बहुत अपार सफलता मिली हमें। तो ये प्रयोग हिमाचल प्रदेश में भी कर सकते हैं। हालांकि गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन देर सवेर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 18 दिसंबर को शायद काउंटिंग दोनों जगह की एक साथ हो सकती है। देखिए, ये मैं अभी कह नहीं सकती कि क्या पार्टी की पॉलिसी रहेगी, वो चेहरा लेके करते हैं या चेहरा बाद में घोषित करेंगे, ये पार्टी के स्तर पर निर्णय लेने यानी कि बीजेपी के पास में चेहरा है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसी पे दांव खेला जा सकता है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसी फेस को वहां पर आगे करना है या प्रधानमंत्री जी के ही चेहरे को लेकर लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, और मैं तैयारी ये नहीं कहती कि हम अभी कर रहे हैं या जैसे कि अभी 1 साल 6 महीने पहले शुरू करी है, जिस दिन से हमारी पार्टी सत्ता में आती है वो उसी दिन से, चाहे कल चुनाव हो जाए, इस प्रकार की तैयारी से सदैव पूरे 5 साल रहती है। और जो घोषणाएं करके जो आती है, जो वादे करके आती है, उन वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और जो 5 साल पूरे जी इलेक्शन मोड का अलार्म भर के आप रोग रेस्ट करते हैं कि कभी भी रेस्ट नहीं करते। हमने कहा ना हमारे यहाँ अच्छा, रेस्ट तो करते ही नहीं, कोई होता ही नहीं है। जी जी जी, वेरी फर्स्ट डे हमारे यहाँ से जनता की सेवा के लिए जो हम मोटो लेके चले, उसी की सेवा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जो घोषणाओं पर जनता विश्वास करती है, उनको पूरा करने में विश्वास करते हैं। यही बड़ी वजह है कि आपके कार्यकर्ता कुछ कहने लग गए कि सत्ता का आनंद ही नहीं लेने दे रहे हमारे को, कि सत्ता का सुख भोगने नहीं दे रहे, शासकीय दल का एहसास ही नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि प्रतिपक्ष में हम बैठे और चुनाव कभी भी कराया जा सकता है। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारा कार्यकर्ता कितना तैयार है। कभी भी चुनाव हो जाए उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमेशा बिल्कुल इलेक्शन मोड कहना चाहिए, इलेक्शन मोड में रहता है। चले, चुनाव तो जो कार्यकाल पूरा होगा उसी समय होंगे, क्योंकि फिलहाल कोई भी सरकार साइनिंग इंडिया में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था बीजेपी ने, और जिसका एक्सपीरियंस है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, तो शायद इस वजह से कोई भी ये चाहेगा नहीं। ये बात सही है। जब भी मुझे लग रहा है कि शाइनिंग इंडिया के बजाय न्यू इंडिया आप लोगों ने चुना है, क्योंकि वो प्रयोग ठीक नहीं रहा। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के मतदान के एक चरण में होगा, तिथि का ऐलान हो चुका है, छोटा राज्य है, लेकिन निगाहें सबकी गुजरात पे टिकी हुई थी कि गुजरात की तारीखों का ऐलान होगा। गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। वहां जो कमीशन का कहना है, क्योंकि हर पत्रकार की इच्छा थी, प्रदेश की, देश की जनता भी जानना चाहती थी कि गुजरात में मतदान कब होगा। और मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है, कुछ गुजरात के चुनाव को लेकर के काफी जिज्ञासा है लोगों की। जैसे नवरात्रि के दौरान वहां डांडिया या गरबा की एक इंतजार होता है कि एक फेस्टिवल होगा, इसी तरह से ऐसे तारीखों का ऐलान हो रहा था। माफ करेगा, तारीखों के इंतजार था लोगों को कि कब होगा वहां मतदान। देखिए योगेन जी, मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने संस्कृति से जुड़ के और ज्योतिष से जुड़ के जो चीजें सोचती है, उसके हिसाब से 2 बातें सामने आई है। एक तो ये आई कि साहब जिन तारीखों में ऐलान होने का सिलसिला है वो मलमास करने लगते हैं और उसको गुजरात भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही। ये चर्चा है गुजरात के अंदर, गुजरात के अखबारों के अंदर आज, कि मलमास के वक्त में वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो अभी घोषणा हुई उसके अंदर गुजरात का कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह का माहौल बन रहा है गुजरात में, वो भी मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी चिंतित किए हुए है, और इसलिए वो सब बड़ा सोच समझ के सारा करेंगे। रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में बड़ा ट्रेडिशनल इलाका है और हिमाचल में मान सम्मान का सिलसिला बड़ा जबरदस्त तरीके से है। जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी पर आरोप लग रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के यहाँ जब लड़की की शादी हो रही थी और जिस तरीके से केंद्र सरकार के ने अटैक किया और उनके यहाँ जिस तरह की छापेबाजी की, उसको लेकर के हिमाचल के जो 12 जिले हैं उन तक में एक बड़ी अलग से एक लहर चली है। और वो लहर बड़ी, उसको बड़ा कहना चाहिए कि वीरभद्र सिंह के माफिक लहर थी, जिसको पिछले दिनों अभी जो एक लड़की के साथ में शिमला के अंदर वो जो रेप का सिलसिला है, उससे लगा कि जैसे माहौल बदल रहा है। और अनुराग ठाकुर का या धूमिल जी का
या नड्डा साहब का नाम या चेहरा सामने आएगा। लेकिन अभी जब अब ऐलान हुआ है, अभी तक वो कोई चेहरा सामने नहीं आया। लगता यह है कि वीरभद्र सिंह अपनी उन सब चीजों को भुलाएंगे जो इमोशंस के नाम पर उनके लिए पैदा हुई है 12 जिलों के अंदर। क्योंकि बड़ा छोटा सा राज्य है, शायद 1 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गई होगी अभी इन दिनों में। बाकी बड़ा छोटा सा राज्य है और वहां बड़ा अलग तरीके से कोई कार्ड नहीं चलता है, सीधा सीधा सा सम्मान और परंपरा का कार्ड चलता है। और वो कभी बीजेपी के पक्ष में धूमिल जी के वक्त में तो गया था, या अभी वीरभद्र सिंह जी को जिस तरीके से लग ये रहा था कि शायद हैसियत नहीं बनेगी, लेकिन मुझे लग रहा है अब खास तौर से कि जो 36 का 45 का वो जो टारगेट बना रहे हैं 68 सीटों में से, और 26 जो बीजेपी के पास में थी, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, कैसा सिलसिला होगा, तो कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और चूंकि एक तरफ से सेना खड़ी हो गई है वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर से या तो नड्डा साहब या अनुराग ठाकुर या धूमिल, इनमें से कोई लोग सामने। ओम जी, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश वाला प्रयोग दोहरा सकती है। देखिए, तैयारी तो बीजेपी भी लगातार कर रही है, प्रधानमंत्री वहां दौरा कर चुके हैं, और जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, क्योंकि 18 में जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां पे एक्शन प्लान तैयार कर लिया, तो मुझे लगता है कि नवंबर में जहां चुनाव होना है वहां एक्शन प्लान पूरा कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पे फेस नरेंद्र मोदी का रखा जा सकता? नहीं, देखिए दो बातें हैं। यूपी के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत से रास्ते थे, और उन्होंने एक बड़ा शानदार से सूत्र निकाला था कि वो जो वंचित हैं, ओबीसीज में हो, चाहे दलितों में हो, चाहे अगड़ों में हो, उन वंचितों को लेकर के और लोगों के बीच में जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री का अपना दबदबा और ये स्थापित करना चाहिए कि वंचितों का शासन स्थापित करना है, और उसमें बड़े सक्सेसफुल हुए। लेकिन हिमाचल में ऐसा सिलसिला नहीं है। हिमाचल के अंदर कुल मिलाकर के आपको ऊपरी क्षेत्र के लोग और नीचे के क्षेत्र के लोग, और वहां पर एक परंपरा है कि चाहे किसी भी जाति का हो, जाति भी वहां ज्यादा नहीं है, ट्राइबल्स हैं या फिर राजपूत हैं या फिर ब्राह्मण है, यही 38% राजपूत, ये 17% ये कंपोजिशन है। लेकिन उनका एक परंपरा है धाम की, यानी उस गांव के अंदर जिस किसी के भी यहाँ शादी होती है, कोई भी वो होती है, तो पूरे का पूरा जमात किसी भी दल का, किसी भी वर्ग का, सब साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो ये कार्ड वहां पर नहीं चलेगा जो यूपी में चला। यूपी में तो हम देख रहे थे कि जाटवों के सामने बाकी जो दलित जातियां, उनको मायावती का बिल्कुल समझती ही नहीं थी। ओबीसी के अंदर जो बड़ी जातियां सामने न जाती हैं, यादवों के अतिरिक्त किसी को कुछ समझा ही नहीं जा रहा था। तो ये वंचितों वाला जो था, और प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ में जो यूपी में जो हासिल हुआ है, वो हिमाचल में उस तरीके से हासिल नहीं हो सकता। हिमाचल में इमोशनल और परंपराओं को सम्मान देने वाला सिलसिला मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रभावी होगा, और वो एक जमाने में धूमिल जी को हासिल हुआ था, और अब जैसा अभी हाल में जो सीन किया है, वो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी के घर पर रेड हुई उनकी बेटी के ब्याह के वक्त में, वो हिमाचल को बड़ा आहत कर गया है, और उसका लाभ वो उठा सकते हैं। जी, शीलदा भाई जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा कि वीरभद्र सिंह पे कांग्रेस दाव खेलेगी, उनपे करप्शन के चार्जेस पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन ओम सैनी साहब का एक ग्राउंड एक्सपीरियंस जो कहता है, ये जो चर्चा है, खुद भी हिमाचल प्रदेश पिछले दिनों जाके आए, एक चर्चा इन्होंने देखी, पिछले 20 बरस से जा रहा हूं। हाँ, तो उसके लिहाज से इन्हें ऐसा महसूस होता है कि एक सिंपैथी गेन कर सकते हैं वीरभद्र सिंह। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस बारे में कोई सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पहले से ही कह के, उनका जो स्टार्ट से ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार जितने भी है, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे दूसरे दल में हो, तो वो सबको पकड़ा जा रहा है। तो ये एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, ये श्रृंखला है। एक बात मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो चर्चा है या फिर अमित शाह साहब के बेटे पे के जो आरोप लगे हैं उन पे, उनकी कंपनी पे, ये पैसा कैसे आया कि नहीं आया, क्योंकि जांच का विषय है ये सब चीजें। लेकिन कांग्रेस के हाथ में मुद्दा है, और मुद्दा देखिए, मुद्दा तो मुद्दा ही होता है, वाजिब मुद्दा है, क्योंकि आरोप को ही आप लोगों ने आधार बनाया था। नरेंद्र मोदी साहब ने जब आम चुनाव का सेमीफाइनल 2013 के, यानी कि 4 स्टेट्स के इलेक्शन थे, उसमें एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, और इसको बनाने में सफल भी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के उस वक्त एक एक करके स्कैम्स का खुलासा हो रहा था। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इनके मंत्रियों पे आरोप लगे, और सरकार ने ही अंदर भी करवाया, गिरफ्तार भी हुए। तो जिसको भी खैर भुनाया गया, कांग्रेस से भुनाना समझ क्यों नहीं भुना नहीं पाई, या जो भी वजह रही होगी। अमित शाह साहब के बेटे पे लगे चार्जेस जो हैं, आज भी देखिए आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो स्टैंड करेंगे। तो एक तरफ करप्शन की आप बात करेंगे, तो
दूसरी तरफ उसे खारिज करेंगे, जनता के गले उतर पाएगी? नहीं, देखिए करप्शन के खिलाफ तो हम शुरू से रहे। मैंने जैसा कि कहा, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर पर करप्शन हो, आप पार्टी का देख लीजिए, मायावती का देख लीजिए या मुलायम सिंह का, किसी का भी देख लीजिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो पकड़े गए। नॉट ओनली ये राजनीतिक पॉलिटिशियन, बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी अगर भ्रष्टाचार है तो वो भी पकड़े गए। तो भ्रष्टाचार तो हमारा आज भी मुद्दा है। जहां तक अमित शाह जी की बात है, वो अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। ये सिर्फ कांग्रेस को, क्योंकि इन्होंने इतने घोटाले झेले, इतने एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, तो उनको एक निवेदन, वैसे तो देखिए रिलेवेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा रहेगा इलेक्शन के अंदर, इफेक्टिव मुद्दा होगा। इस वजह से आपने कहा कि अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को बैठ करके एक गाइडलाइन या कहें कि एक आदर्श आचार संहिता इसकी भी बनानी चाहिए कि अगर किसी पे आरोप लगते हैं और जिस के आरोप लगे, जिस परिवार पे लगे, कोई भी व्यक्ति एक स्पोक्स पर्सन बनकर के खारिज कर दे उनको, तो हमें स्वीकार कर लेने चाहिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के किसी नेता पे आरोप लगे, वो खारिज हो जाएं और स्पष्टीकरण दे दे, तो उस पे तो पर्दा डल जाना चाहिए। अगर कांग्रेस के किसी नेता पे आरोप लगे, उनके सारे लोग कसम खा खा करके कहते हैं, तो वो आरोपी साबित होते रहते हैं। देखिए इनके रॉबर्ट बाड्रा पे लगे तो लगे तो हाँ, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। तो जिसने आरोप लगाए वो ही अमित शाह साहब के बेटे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो कोई सबूत नहीं है ना। तो रॉबर्ट वाड्रा के वक्त सबूत कैसे रहे? बता दिया उन्होंने, बता दिया ना। योगेन जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब वो लेते हुए पकड़ गए, तत्काल रिजाइन किया उन्होंने। अडवाणी जी का जैन डायरी में नाम आया, तत्काल रिजाइन किया उन्होंने। नितिन गडकरी के साथ में तत्काल हुआ। लेकिन अमित शाह के मामले में जिस तरीके से आपके जो केंद्रीय मंत्री और सॉलिसिटर जनरल और ये सारे लोग जो उतरे हैं, ये अपने आप में परंपराओं के बड़ा विपरीत है। मतलब जिन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं इन सब बातों से, वो भी आए, तो ये देख रहे हैं सब लोग ना, इसमें आप कितना ही कहिए। देखिए वैसे तो ओम जी, परंपराएं बनाने से बनती हैं कि सुशील जी, परंपराएं तो बनाई जा सकती हैं और पहले की परंपराओं को खारिज भी किया जा सकता है। ये है खारिज हो रही है। देखिए यहाँ तक इन्होंने अडवाणी जी की बात की और भी जो बात की, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया। ये देखिए मोदी युग है, चैप्टर नहीं हुआ। जहाँ पर है वहाँ पर मानते हैं हम लोग, स्वीकार करते हैं। अगर ऐसा है तो हम स्वीकार करते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि सरकारी वकील अगर उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये भी गलत परंपरा है और बिल्कुल ये अवहेलना है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। हम नहीं कह रहे, आप कह के वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, वो खुद इसकी मांग कर रहे, तो आगे बढ़ के कुछ गलती नहीं करे तो जांच के लिए कहना चाहिए कि खुद को आगे बढ़ के से जांच कराई जानी चाहिए। उनको खुद को आके बोलना चाहिए अध्यक्ष महोदय को, मेरे व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरा रिकॉर्ड है और नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात और सुन लीजिए। रोहिणी सिंह ने पूरा रिकॉर्ड ही रखा है। कंपनीज उसको डिनाई कर दो है तो कुछ उसको रिफ्यूज कीजिए कि नहीं, गलत है। ये जो भारत सरकार के कंपनी विभाग ने जो कुछ दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, जो सारी प्रविष्टियां दी हैं, वो सब गलत है। वो तो कह रहे हैं, कह रहे हैं ना, वो सारा स्पष्ट बता रहे हैं वो पूरे। या तो कपिल सिब्बल जी की तरह आप भी कह दीजिए कैग की रिपोर्ट क्या मायने रखती है, जो हम कह रहे हैं वो सही है, या तो आप लोग भी ऐसे ही कहिए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अगर ऐसा होता, जहां तक मैं अमित शाह जी की बात करूं, अगर कहीं भी, चाहे वो अपना बेटा ही हो, अगर कहीं भी उनको ऐसा लगता तो वो स्पष्ट आ जाता। योगेन जी, आज संघ ने भोपाल में एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। संघ ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की जो बैठक हो रही है उसमें प्रस्ताव हुआ कि अमित शाह के बेटे के उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। और संघ ने कहा है तो मुझे लगता है कि संघ तो जांच भी करवा देगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि संघ के हाथ में भी चाबी बहुत बड़ी है। नहीं देखिए, अगर जांच की बात होगी तो जांच भी हो जाएगी। हाँ चलिए, लेकिन एक मुद्दा रहेगा। आप नहीं, मेरा जो सवाल यहाँ पे था, हमने थोड़ा 3 मिनट का वक्त इस मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मुद्दा इस वजह से रहेगा कि करप्शन एक इश्यू रहेगा दोनों तरफ से। आप अगर करप्शन के आरोप लगाएंगे वीरभद्र सिंह पे, तो कांग्रेस क्यों नहीं लगाएगी? और जो ताजा बातें हैं, और मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि अतिवाद कहीं पे भी हो, बीजेपी के साथ हो चाहे कांग्रेस के साथ हो, एक सिंपैथी गेन करता है। अगर आज कहीं को जेब कतरा पकड़ा जाता है लेकिन उसको लहूलुहान करते तो 4 लोगों से भीड़ में से होंगे, बस बेचारे को मत मारिए यार, इतना ही अपराध किया होगा। तो ये जो भी ओम सैनी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर और पहाड़ी क्षेत्र की अंतर है, वहां लोग रहन करते हैं, जिसे कहा जाता है ना कि हम परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तो वो एक बात है कि अगर आप कोई आरोपी है, आप ऐसे वक्त को चुनिए, और ये तो कहीं पे भी हो, आप पहाड़ी क्षेत्र को छोड़िए,
जो एक चर्चा रहेगी उस दौरान, जिसे कांग्रेस भुनाने की कोशिश करे। अभी आप लोगों को तय करना है कि कैसे इससे बचना है कि किसी के घर के अंदर मैरिज हो, बारात आने वाली हो और आप उस वक्त रेड करने पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो था नहीं कि मुहूर्त के साथ सीबीआई वहां पहुंची थी या इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। 2 दिन बाद हो सकती थी या 2 दिन पहले हो सकती थी। कांग्रेस इसे भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी और भुनाया भी जाएगा। शायद यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने इधर तारीखों का ऐलान हुआ और इधर ट्वीट किया कि वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। देखिए योगेश जी, आजकल की जो वोटर्स हैं, जो जनता है, वो खूब अच्छी तरह समझती है कि सिंपैथी से सरकारें नहीं चला करती। भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई व्यक्ति पे आरोप है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहेगा और उसकी प्राथमिकताओं में जनता ना हो करके अपना घर भरना होगा। तो ये जनता मतलब अच्छी तरह समझ चुकी है। लेकिन आरोप में भी उसके पास में ऑप्शन रहेगा कि आरोप में भी इन आरोपों को खारिज करना है और इन पे बिलीव करना है, ऐसा रहेगा मतदाता के सामने? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना, आपके आरोप पे तो नोटा यूज करेगा वो। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, मतदाता इतना समझदार हो चुका है, उसे वो आज से 5 या 10 साल आगे की सोचता है कि कौन हमारे राज्य में विकास लेकर आएगा। मतदाता तो हमेशा से स्मार्ट रहा है, हमेशा से रहा है कि मतदाता के तो मैं सोच पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आज का मतदाता तो और स्मार्ट है, जो 65% आबादी जिसकी हम बात कर रहे हैं 18 से 45 साल तक, जो बिल्कुल एक लीडिंग जो एक वोटर है और जो डिसाइड करता है कि हमें किसको सरकार बनानी है। राजीव जी देखिए, मुद्दा तो रहेगा, इसमें कोई बात नहीं, करप्शन हमेशा से रहा, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन आप लोगों के हाथ में एक नया मुद्दा होगा कि अमित शाह साहब के बेटे के ऊपर चार्जेस लगे हैं। लेकिन क्या वास्तव में वीरभद्र सिंह जी पे जब बीजेपी आरोप लगाएगी, ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज भी बीजेपी आरोप लगाने में और आरोपों को भुनाने में मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी थोड़ा पीछे है इन सब चीजों से। आपके हाथ में भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे। योगेंद्र जी, एक पूरी टीम हजारों लोगों की, 2000 लोगों की बताते हैं, पिछले चुनाव से पहले काम करी थी सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की, जिसने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की लीडरशिप को, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक सबको मिलान करने की कोशिश करी। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो आप बता रहे हैं, ये 20 साल से 45 साल की जो युवा पीढ़ी है, पूरे देश में लाखों करोड़ों आज की तारीख में फौज तैयार हो गई है, जो उसके काउंटर के अंदर आज की तारीख में जो पोस्ट आ रही है, ये कांग्रेस सोशल मीडिया नहीं कर रहा, आम जनता ही ट्वीट कर रही है कि पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में क्या हुआ, पहले क्या बात हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये अब हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ के अंदर एक मोबाइल फोन है, जियो जो आया है वो पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, धन्यवाद अंबानी के थ्रू। पूरी देश की जनता आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कांग्रेस के पक्ष में, इस सरकार के खिलाफ, आज की जो जीडीपी गिर रही है उसके बारे में, नोटबंदी के बारे के अंदर, जीएसटी के बारे में, उन सब बारे में लिख रही है, कह रही है। और इतनी तेजी से किसी भी सरकार का ग्राफ गिराओ जो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा हो, इन 3 वर्षों में जो तेजी से गिरावट आई, मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी सरकार की नहीं हुई। क्योंकि जिस तरीके का बहुमत मिला था, हम खुद बहुत चक्के थे। राहुल जी ने खुद ने बोला इस बात को कि लोकसभा के चुनाव हारने के बाद उनको बहुत बड़ा सबक उठाने को मिला। आपको उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतनी जल्दी अलोकप्रिय हो जाएगी, न केवल राजस्थान सरकार, देश सरकार। ये ऐसे नहीं सर, दूसरा मौका है जनता पार्टी का। जब हमने शासन हासिल किया था तो आपको साफ कर दिया था, लेकिन हम 2.5 साल के बाद में जैसे गए और मिसेस गांधी को मिला वो मैं जानता हूँ, तब ये सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। तब जनता सोच रही थी आज टीम बनाने की जरूरत नहीं है, लोग टीम बनी हुई है। दिन भर ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास, आपके पास भी आते होंगे, शील जी के पास भी, उनजी के पास भी, वो कहां से आ रहे हैं? नहीं, मैं इसके साथ आपके जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप देखिए काउंटर अटैक भी तो हो रहा है। वो उसके कंपैरिजन अगर हम आप काउंटर अटैक 2000 लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं एक बार शील जी आप सही करें, काउंटर अटैक हो रहे हैं, यही तो बात है। पहले काउंटर अटैक नहीं होता था। मैंने तो सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस मुद्दे दोनों के पास में हो सकते हैं, मुद्दे दोनों के पास में, आपके पास में मुद्दा है वीरभद्र सिंह के रूप में, इनके पास में होगा जयशाह के रूप के में मुद्दा। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे भुना पाते हैं। तो अभी जो राजीव अरोड़ा साहब ने कहा कि एक सोशल मीडिया ऐसा नेटवर्किंग एक सेक्टर आ गया है कि जिसकी वजह से एक अवेयरनेस भी कहूंगा आज के मतदाता की, लिसनर्स की, व्यूअर्स की, तो अपनी चीजों को डालते हैं, खुद शेयर करते हैं, अपने व्यूज को भी करते हैं। आपने कहा कि उसका काउंटर भी तो देखिए, यही सबसे बड़ी बात थी। पहले तो एक ही चीज होती थी, काउंटर तो अब आने लगा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जनता पहले एक्शन का रिएक्शन था ही नहीं, पहले तो एक्शन ही देखा जा रहा था। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही हूं। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलार्मिंग पोजीशन है। शील जी आप जो कह रही हैं, जवाब तो अब देना शुरू हुआ है।
पिछले में 1 महीने से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे पहले मैंने नहीं सुना, अब भक्तों का नाम आने के साथ ही एक कैटेगरी के लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि भक्तों की पोस्ट है, उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। लोग कहते हैं कि भक्त सचेत हैं या भक्तों का रिएक्शन है, कुछ इस तरह से जो चीजें आती हैं सामने, वो एक तबका बन चुका है। तो रिएक्शन तो अब जो आ रहा है वो बीजेपी के एक्शन पे आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए योगेन जी, भारतीय जनता पार्टी सामने वाले प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं लेती है। हाँ। वो उसी तरह से तैयार रहती है उसका काउंटर करने के लिए। और दूसरी बात, जो अमित शाह जी पे जो आरोप लग रहे हैं उसको देखिए एक तरफ, और एक तरफ आप देखिए जनता देख रही है कि गुजरात का विकास का मॉडल अपने आप में पूरे दुनिया देख रही है, उसको फॉलो करती है, दुनिया फॉलो करती है उसको। और जो आप कहते हैं विकास कहाँ है, विकास वहां पर दिख रहा है। आप वहां की सड़कें देखिए, वहां कोई संदेह नहीं है, हमें दिख रहा है। देखिए मीडिया ने तो पहले कहा कि भाई गुजरात मॉडल है, जो देश ने लाइक किया उसे, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री जो, लेकिन अभी कांग्रेस को जवाब दीजिए, आप तो ये विकास को पागल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है कि विकास को पागल क्यों ठहरा रहे हैं। खैर चलिए, तो गुजरात का जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस दिन विकास का इलाज करेंगे हम। लेकिन फिलहाल मेरा आखिरी सवाल ओम सैनी साहब से। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, क्या पॉलिटिक्स वहां की जो होती है, मतदाता की सोच होती है, कुछ डिफरेंट है वहां? निश्चित रूप से देखिए, एक तो क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें इतने जोखिम है, उन इलाकों में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पे बड़े आश्रित हैं, बड़े गुथे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कई गुट निकल करके जा रहे हों। और फिर परंपराओं का बड़ा सम्मान करते हैं। परंपराओं में जैसे आज भी कुल्लू मेले में जब तक देवियां सब एक जगह इकट्ठे ना हो जाए, वो राजघराना जब तक बाहर आकर के उसको वो ना कर ले, तब तक चीजें नहीं बढ़ती है। ठीक उसी तरीके से मैं चूंकि वीरभद्र सिंह का जो सम्मान है उस इलाके में, उसको हम इतनी आसानी से माइनस नहीं कर सकते। और वो सम्मान माइनस हो सकता था करप्शन के चार्जेस से, लेकिन जिस तरीके से वो रेड किया, वो सीन अभी भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये राजा साहब के साथ में क्या किया। और वो ये राजा, वहां का राजा जैसा नहीं रहता, वो सामान्य जन की तरह से रहता है। ये नहीं कि राजा से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो इसलिए वो सहज रूप से, अब ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इसको उस तरीके से बिल्कुल चलिए, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होगा। तो दोनों ही तरफ से, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में लगा भ्रष्टाचार का आरोप है, दूसरा एक मुख्यमंत्री पर लगा आरोप। लेकिन अब भ्रष्टाचार की रेस में आगे कौन निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, और अभी तो सबसे बड़ा एक कहूंगा कि जो रोमांचित करने वाली डेट्स होंगी गुजरात की होंगी। हर व्यक्ति को इंतजार था कि गुजरात का भी शायद अनाउंस होगा, लेकिन कुछ खामियां हैं, उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा और अनाउंस तो करना ही होगा। तब मुझे लगता है कि राजनीति की गर्माहट और आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबरों बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।